हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड 2026 मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। सो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम लोग इसमें देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालना हो तो इसका ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 96 का अगर हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 96 को इस तरह से तोड़ लेंगे। हम लोग पहले 2 से हम लोग देंगे, 2 से 8 हो जाएगा यहाँ, फिर 2 से इसको देंगे तो यहाँ से 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24 हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे तो 2 यहाँ आपका 12 हो जाएगा और फिर यहाँ से आप कीजिएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 आपका 6 और यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से 3 हो जाएगा। यहाँ सॉरी, यहाँ आपका 2 हो जाएगा। 2 को 3 बार में देंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा 2 3 बार में। तो इस तरह से आपका जो है इसको हम लोग लिख देखेंगे 2 2 2 आपका जो है 5 बार आया है तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 5 और इनटू जो बचा है आपका 3। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से लिखेंगे तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर बोलता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक कौन सा होगा। ये जो पूरा पेपर है मॉडल सेट को देख करके उस तरह के क्वेश्चन आने की जो संभावना है वही क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। अब आइए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 शून्यक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला में इसको हम लोग तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस √3 और यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस √3, एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे एक्स प्लस √3 को हम लोग 0 करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा माइनस √3 और फिर x माइनस √3 इसको हम लोग 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस √3। तो इस तरह से इसका जो शून्यक होगा वो हो जाएगा x माइनस √3 और प्लस √3, यानी कि आंसर नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ आपका प्लस सी होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान होने पर मूल क्या होगा। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें पूछ रहा है कि अगर मूल वास्तविक और समान है, जब भी इसका मूल वास्तविक और समान होगा इसका कहने का मतलब है कि d का वैल्यू क्या होगा आपका 0 होगा। d का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि d का फॉर्मूला होता है यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। पर यहाँ एक कंडीशन नहीं पूछा है, अगर मूल वास्तविक और समान होंगे तो मूल वास्तविक और समान तभी होगा जब d क्या हो जाएगा आपका, मूल वास्तविक और समान तभी होगा जब विविधकर, जिसको हम लोग बोलते हैं विविधकर d डिस्क्रिमिनांट, ये अगर 0 हो जाए तो उसका मूल क्या होगा। तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी की जगह हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं बाय 2a। तो यहाँ से आपका d का वैल्यू अगर 0 हो गया तो x बराबर जो बचेगा वो माइनस बी बाय 2a
ठीक है, और यहाँ से आपका डी प्लस माइनस डी का वैल्यू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, माइनस बी बाई 2a। मतलब कहने का मतलब अगर इसका 2 मूल होगा तो अल्फा बराबर भी माइनस बी बाई 2a होगा, अल्फा बराबर जो है आपका माइनस बी बाई 2a होगा, और बीटा का भी जो वैल्यू होगा वो भी सेम ही होगा, माइनस बी बाई 2a ही होगा। यानी कि इसका जो मूल होगा वो माइनस बी बाई 2, आंसर नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 का मूल क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें इसका मूल पूछा है कैसा होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा, काल्पनिक होगा, परिमेय होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप ए बी सी को आइडेंटिफाई करेंगे कि ए बी सी आपका क्या है। तो ए का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो कहलाता है ए का वैल्यू, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है गुणांक होता है वो आपका कहलाता है बी का वैल्यू, और सी जो है आपका 4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ सीधे क्या करेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। और डी बराबर जो होता है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग यहाँ से सीधे क्या करेंगे, डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू आपका 4। तो यहाँ से देखते हैं कि 4 और इधर आ जा रहा है माइनस 16। तो 4 में से जैसे माइनस 16 हम लोग माइनस करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा माइनस 12, जो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, मतलब ये 0 से छोटा वाला वैल्यू आ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि अगर डी 0 से छोटा होगा तो मूल कैसा होता है, तो मूल जो है आपका वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक जो है वास्तविक मूल इसका नहीं होता है, वास्तविक नहीं। आपको ऑप्शन में ये भी लिखा रहेगा कि वास्तविक नहीं होगा, या अगर वास्तविक नहीं है तो ये कैसा मूल होता है इसका, तो इसका मूल होता है काल्पनिक मूल, काल्पनिक मूल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। तो इस तरह के जनरली क्वेश्चन आपको जो है मैट्रिक बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका डायरेक्ट फार्मूला है कि अगर एक प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुआ है, अगर 2 3 इस तरह प्राकृतिक संख्या बढ़ रहा है और ये जो संख्या है आपका 200 तक गया है, 200 तक गया, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि ये इसका सम पूछा है 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो अगर n तक अगर कोई नंबर n तक है तो n तक अगर कोई नंबर है तो उसका फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का n और इंटू n प्लस 1, n में से एक और प्लस हो जाएगा और बाय क्या होता है आपका 2। यानी कि अगर 200 तक है तो n का वैल्यू आपका हो जाएगा 200, ठीक है, और इंटू 200 प्लस 1, तो 200 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 201, और इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से कट जाएगा ये, तो यहाँ कितना आएगा 100 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 201 और यहाँ से आपका 00, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 18 15 का कौन सा पद शून्य हो गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ जब ये सीरीज घट रहा है तो कहीं जाके तो शून्य आएगा। मान लेते हैं ये जो है आपका एनवा पद है, एनवा पद क्या है आपका शून्य है। तो एनवा पद अगर आपका शून्य है तो हम लोग को एन का मान निकालना है, एन इज इक्वल टू कौन सा पद शून्य है, एन क्या होगा। तो एन इक्वल टू फार्मूला क्या बैठाएंगे, पहला पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है 21, ए कौन हो गया, तो ये ही पहला ए का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से ए का वैल्यू आपका 21 दिया हुआ है, और डी का वैल्यू कौन हो गया, तो डी का वैल्यू हो जाएगा आपका 18 में से 21 को माइनस करेंगे, 18 में से 21 को हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आपका -3 आएगा, यानी कि डी का वैल्यू -3 आया, प्लस एन, एन कितना है, तो एन ही आपको फाइंड करना है -1, और डी का वैल्यू आपका हो गया -3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। तो यहाँ से फिर हो जाएगा 21 प्लस, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -3n को और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -3n, और यहाँ से हो जाएगा आपका +3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ से 21 और 3 यहाँ से 24 हो जाएगा, तो 24 -3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि 3n बराबर आपका क्या हो जाएगा 24, ठीक है। 3n को इधर ले जाएंगे तो 3n बराबर क्या हो गया 24/3, यहाँ से कटेगा तो इसका जो वैल्यू आएगा 8।
मतलब कहने का मतलब हो गया कि 8वां पद जाके क्या हो जाएगा, आपका शून्य होगा। ऐसे भी आप चेक कीजिएगा, 21 में 3 घटाइएगा 18, 18 में 3 घटाइएगा 15, 15 में फिर 3 घटाइएगा तो आपका 12, 12 में 3 घटाइएगा तो इस तरह से जाके आपका 8वां पद में क्या होगा, ये वैल्यू शून्य हो जाएगा। अगला इस तरह का क्वेश्चन भी मॉडल सेट में था। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, दो समरूप त्रिभुजों कि दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, इसका एक थ्योरम ही है कि अगर एक त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ से एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो हमेशा याद रखना है कि अगर दो त्रिभुज है, इस तरह का क्वेश्चन जनरली या तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात बोल देगा, दे देगा, और आपको भुजा का अनुपात पूछेगा। अगर भुजा का अनुपात दे दिया तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। तो मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल जो है A1 मान लेते हैं और इसका क्षेत्रफल जो है A2 मान लेते हैं। तो A1 बाय A2 का रेशियो क्या होता है, तो बोलता है कि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के, अगर दो समरूप त्रिभुज है, अगर ए बी सी समरूप पी क्यू आर है तो इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, मतलब संगत भुजा ए बी और यहाँ से आपका पी क्यू, इसके वर्गों का अनुपात का क्या होता है, बराबर होता है। ये बराबर होता है बी सी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर के भी बराबर होगा और इक्वल टू ए सी का स्क्वायर और प्लस पी आर के स्क्वायर के भी बराबर होगा। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और आपको पूछेगा क्षेत्रफलों का अनुपात, तो सीधे इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9:25। ठीक है। और अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा, मान लेते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहता 9:25, क्षेत्रफलों का अनुपात, आपको भुजाओं का अनुपात पूछता है तो इसका क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है दोनों तरफ, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अगर भुजाओं का अनुपात पूछता तो क्या होता है, ए बी बाई पी क्यू अगर पूछता तो ए बी बाई पी क्यू बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट A1 बाय अंडर रूट A2, यही ना होता। तो इसलिए जब अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। अगर भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो हम लोग दोनों में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। त्रिभुज एबीसी में यदि यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो कोण बी का मान पूछा है। तो किसी भी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो ये जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है। और जब भी ये यानी कि ये समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज का जो है अगर हम देखें तो अगर मान ली ये है, ये बी है और ये सी है, तो ए सी जो है ए सी स्क्वायर बराबर आपका दिया हुआ है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर किसी भी दो भुजा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अगर सम है, इसका मतलब कहने का मतलब ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज का जो वैल्यू होता है, मतलब कि एक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि कोण बी का मान क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी, तो यहाँ से हम सभी जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ कैंसिल कटता है, एक दूसरे को कट करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से किसी बिंदु, मान लेते हैं 2,3 अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो इसके बीच का दूरी आपको निकालना है। इसका मतलब इसका मूल बिंदु का निर्देशांक होता क्या है, मान लेते हैं हम इसका 0 0 है, ठीक है, और यहाँ से बी एक पॉइंट है जो आपका 2,3 है, तो दोनों के बीच का दूरी पूछा है। दूरी सूत्र लगाएंगे तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी सूत्र आप जान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट है ए और बी, ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है x1, y1 और ये दिया हुआ है x2, y2, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ आप यहाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं और y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर वैल्यू इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से आपका 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है,
और प्लस यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर। तो यहाँ से देखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। मतलब कि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो अंडर रूट जोड़ेंगे तो आपका अंडर रूट 13 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। P -4, 2 और Q 8, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो कभी भी आपको मध्य बिंदु पूछे, अगर 2 पॉइंट दिया रहे, 2 निर्देशांक दिया रहे, एक का निर्देशांक दिया रहेगा आपका x1, y1, x1, y1 और b का निर्देशांक दिया रहे x2, y2, x2, y2। तो यहाँ से अगर आपको कोई पॉइंट P है, अब P अगर इसका मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप याद कर लीजिए कि इसका x निर्देशांक और इसका x निर्देशांक, b का x निर्देशांक, दोनों को जोड़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, y1 प्लस y2 बाय 2। इस तरह से इसका अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ से आपका दिया हुआ -4 P और Q दिया हुआ है, -4, 2, ठीक है, और यहाँ से दिया हुआ 8, 6। तो इस तरह से अगर फॉर्मूला में बैठाते हैं तो क्या होता है, x1 आपका -4 और यहाँ से प्लस y1 क्या हो गया 8 बाय 2, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 2 प्लस 6 बाय 2। तो यहाँ से क्या हो गया आपका -4 और 8, यहाँ से हो जाएगा आपका 4/2, यानी कि यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 6 और 2 8, 8/2 यहाँ आपका 4 आ जाएगा। मतलब 2,4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। 11 नंबर जो है, इसमें क्या है, 9 sec स्क्वायर ये -9 tan स्क्वायर ये बराबर है। तो इसमें आपको करना क्या है कि हम इसको कभी कभी क्वेश्चन कोसेक स्क्वायर में भी पूछ सकता है। इस तरह से 9 कोसेक स्क्वायर ये -9 cot स्क्वायर ये, इस तरह भी पूछता है। इसका कहने का मतलब है इसमें आपको क्या करना है, 9 कॉमन आउट ले लेना है, 9 जैसे कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या होगा आपका सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये, ठीक है। अगर कोसेक स्क्वायर ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका जो वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो ये 9 × 1 यानी कि इसका वैल्यू आपका 9, ये एनसीईआरटी में दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, उसी से लिया गया है। इसका आंसर जो होगा 1 होगा। अगर 9 कोसेक स्क्वायर ये -9 tan स्क्वायर ये कोट स्क्वायर ये पूछा तो यहाँ भी कॉमन निकालने पर कोसेक स्क्वायर ये माइनस कोटा स्क्वायर ये का वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ आंसर भी इसका 9 आएगा। अब 9 की जगह कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है यहाँ, ठीक है, 9 की जगह कोई भी नंबर दे सकता है, या सिंपल सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये बराबर क्या होगा। तो उस तरह का जब फॉर्मूला, सॉरी इसमें 1 नहीं होगा, इसका आंसर आपका 9 होगा। यहाँ प्रिंट होगा, यहाँ 9 होगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 12 नंबर। यदि सेक ये बराबर 25/7 है तो साइन ये का मान पूछा है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि सेक ये बराबर क्या है आपका 25/7। 25/7 कहने का मतलब हो गया कि सेक थीटा बराबर होता है h/b। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से p का वैल्यू निकाल लेंगे। p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट आपका h² माइनस b स्क्वायर। जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। h कितना हो गया आपका 25, ठीक है, 25 का स्क्वायर माइनस b आपका 7 का स्क्वायर। तो जल्दी हम लोग निकालते हैं, 25 का स्क्वायर आपका 625 हो गया, और यहाँ से आपका हो जाएगा 49। तो अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो यहाँ से आता है आपका 15 में 9 गया तो आपका हो जाएगा 6, और यहाँ से आपका 11 में 4 गया तो 7, 576, यानी कि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 24 का स्क्वायर आ रहा है। मतलब 24 का स्क्वायर ही 576 होता है। इसका मतलब p का वैल्यू आपका 24 आ गया, और साइन ये बराबर होता है आपका p/h। तो p का मान आपका आ गया 24, h का मान आपका दिया हुआ है 25। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24/25। राइट आंसर इसका हो जाएगा 24/25। अगले प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त का बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। अगर एक वृत्त है जिसका सेंटर वो है, तो इस वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। स्पर्श रेखा कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से एक रेखा खींचेंगे जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करे, उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं। तो यहाँ किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर सिर्फ
दो ही स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। 14 नंबर क्वेश्चन थे 52 पत्तों की ताश की गड्डी। ये प्रायतः से रिलेटेड क्वेश्चन है। 52 पत्तों की गड्डी से एक लाल पान का इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होता है? तो लाल पान के इक्का जो है हमेशा जो है 52 ताश के गड्डी में लाल पान का जो इक्का होता है वो आपका लाल पान का इक्का जो इक्का होता है वो कितना होता है? तो लाल पान का इक्का जो है हमेशा एक ही होगा। यानी कि इसका जो है अगर हम निकालें प्रायिकता बराबर, मतलब कि प्रायिकता इसका अगर निकालें तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है, मतलब पीई बराबर होता है, पीई बराबर कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगा और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा आपका 52। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/52। ठीक है। वृत्तखंड के चाप की लंबाई, इसमें आपको तीनों फार्मूला आपको याद करके रखना है। फिर त्रिज्या खंड, वृत्तखंड और चाप। ठीक है। तीनों फार्मूला हम लोग यहाँ डिस्कस है। सबसे पहले चाप की लंबाई पूछा है, कोई भी एक त्रिज्या खंड है या वृत्तखंड के चाप की लंबाई। तो वृत्तखंड जो है अगर मान लें यहाँ से वृत्तखंड है आपका, ये चाप की लंबाई क्या होगा? ठीक है। एक्चुअली यहाँ वृत्तखंड ना होके आपका त्रिज्या खंड होना चाहिए। फिर भी चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या है? θ/360। और वृत्त का जो परिधि होता है 2πr, 2πr से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ये आपका चाप का लंबाई का फॉर्मूला हो जाता है। मतलब कि आंसर हो जाएगा आपका सी। लेकिन ये हो गया चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अगर यही पूछा आपको कि त्रिज्या खंड का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलता है θ/360 डिग्री इंटू, इसको हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब πr² से। जब हम लोग चाप की लंबाई पूछेगा तो वृत्त का परिधि 2πr से मल्टीप्लाई कर देंगे θ/360 डिग्री को। और जब हमको पूछेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो θ/360 डिग्री को πr² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 15 क्वेश्चन जो है आपका हम सीरीज लेके आएंगे हर एक क्वेश्चन का। तो ये इस तरह से 15 क्वेश्चन हम लोग डील किए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में इस बार 2026 में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे, डिजिट को चेंज कर दिया जाएगा, पर प्रश्न इसी तरह के आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत आसानी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। इसको पूरा सॉल्यूशन इसी तरह से आपको PDF में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे मटेरियल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड मटेरियल हम उसमें डालते रहते हैं। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए